नमस्कार। संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। हर वीकेंड पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास शो, जिसमें हमारे साथ बड़े पत्रकार संपादक जुड़ते हैं और किसी भी खबर का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि नेताओं के दावे में कितना दम है, पार्टियां जो कुछ भी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जनता का मिजाज क्या हो सकता है और चुनावी मौसम में आखिरकार 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो क्या कुछ होने वाला है। तो अब 4 जून में वक्त ज़्यादा नहीं रह गया है। कल हमने एग्जिट पोल किया था और हमने नहीं बल्कि लगभग तमाम सभी टेलीविज़न चैनलों पे आपने एग्जिट पोल देखा होगा। एग्जिट पोल नतीजे नहीं है, एक अनुमान है। एक अनुमान है कि वोटरों ने जिस तरह से वोट किया है उसके नतीजे क्या आएंगे जब काउंटिंग होगी, तो इसलिए उसको नतीजा नहीं कहा जा सकता। आप अनुमान समझिए, लेकिन उस अनुमान में भी दम है, क्योंकि लोगों से बातचीत के आधार पर है, लोगों के मिजाज समझने की कोशिश है। और हमने जो दिखाया वो टेलीविज़न के इतिहास में पहली बार वैसा एग्जिट पोल दिखा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर था, जिसमें डेटा मतलब लोगों के जो राय और लोगों से जो बात करने की बात थी वो कोई लाख, 2 लाख या 1 करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में थी। और किसी 1 या 2 दिन का नहीं, उनके बिहेवियर के पैटर्न को देखते हुए, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखते हुए और तमाम चीज़ें जो हो सकती थी उसके आधार पर ही वो नतीजे और निष्कर्ष पे एग्जिट पोल के नंबर्स हैं। वो नंबर सही होंगे या गलत, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक अनुमान है, जिस अनुमान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसके अलावा अवधेश कुमार जी होंगे, प्रेम कुमार होंगे और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनके साथ चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट हमारी देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हम सबको 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि देश की जनता ने देश का बागडोर किसके हाथों में सौंपा है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। इंडिया डेली लाइव और AM एनालिटिक्स ने AI की मदद से आंकड़ा जुटाया है और उसके आधार पर अनुमान निकाला है। इन आंकड़ों के आकलन के अनुसार NDA 400 के पार जा सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा 116 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। दक्षिण भारत, जहां बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, वहां बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई पड़ता है। तमिलनाडु में NDA को 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलने की संभावना है। केरल में बीजेपी का खाता खुलता नजर आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी कमाल कर सकती है, उसे 24 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश में चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। NDA को 18 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलता है, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, झारखंड और बिहार में भी बीजेपी कमाल करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा है। आज संपादक सम्मेलन में हम इन्हीं आंकड़ों पर देश के बड़े संपादकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सीधे उसकी तरफ पहले रुख करना चाहेंगे, फिर इस एग्जिट पोल पे बात करेंगे। मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है।
कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा, और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ। महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं।
तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के अब खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप इस उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा। रामकृपाल जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो पहला कमेंट सर मैं रामकृपाल जी से लेना चाहूँगा। सर मेरे पास देखिए ये कुछ ना तमाम चैनलों के पोल्स हैं। एबीपी न्यूज़ ने एनडीए को 355 से 388 सीट 83 सीट दिया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस जो है 361 से 401, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 400 के आसपास, टाइम्स नाउ ईटीजी 358 के आसपास, इंडिया टीवी सीएनएक्स 371 से 401, इंडिया न्यूज़ वो भी 371 के पार, रिपब्लिक भी 360 के आसपास, और बाकी जितने भी आप देखेंगे, अगर हो सकता है कि सारे एग्जिट पोल गलत हो जाए, इसमें तो जब तक नतीजे नहीं आ सकते कह नहीं सकते, लेकिन क्या और हमारा जो आपने देखा सर उसमें भी आंकड़ा जो है वो आपको लेके जा रहा है ये टोटल सीटों का 360 से 406 के बीच में। क्या ये सारे के सारे वाकई फर्जी हैं क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं मिला है कि आज फर्जी हैं, और ये पहली बार नहीं है। पता नहीं कितने समय से एग्जिट पोल चल रहा है और कभी भी ऐसा तो नहीं आया है कि प्रमाण मिला हो कि सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने जो आज की तारीख में जो कह रहे हैं कि जिसमें डिजिटल इरा में ऐसा फर्जीफिकेशन, मुझे तो नहीं लगता है। दूसरी बात ये देखिए, ओपिनियन पोल जो आए थे उनका आप मीन ले लीजिए, तब भी 350 के आसपास एक जाता था, और जो एग्जिट पोल आया है वो भी यही फिगर बता रहा है 350 के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करीब करीब एक बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि 4 तारीख को क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, कोई किसी मतदाता को जानता नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में जीते हैं, जिस दुनिया में समय में हैं, वहाँ कुछ चीज़ें जो पारंपरिक रूप से सही होती आई हैं उनके बारे में अनावश्यक रूप से एक संदेह पैदा करना ये भी उचित नहीं होता है। हाँ, ये सबका है, कोई माने ना माने, 48 घंटे की बात है। 4 तारीख को 4 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और मुझे तो ये लगता है कि सब ये बात जान रहे हैं कि ये सच के करीब है, लेकिन हारने से पहले हारना क्यों? 48 घंटे का समय है, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों?
तो 48 आवर्स है, केजरीवाल जी भी अपना सब कुछ देख रहे हैं, मालूम उनको भी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप देख लीजिएगा 4 तारीख को 4 बजे हम लोग एक बार चाहें तो फिर बात कर लेंगे बिल्कुल कि सर, स्वागत है ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और क्या सच है क्या गलत है। अजय शुक्ला जी, आपने भी देखा होगा पोल्स के जो नंबर आ रहे हैं हमारे भी और दूसरे चैनलों पर भी, जो एग्जिट पोल हुआ है उसके नंबर हम सब के सामने है और उसमें साफ साफ आप कह सकते हैं कि क्लियर कट जीत है, एक तरह से प्रचंड बहुमत है और कुछ जगहों पर 400 तक आंकड़ा जा रहा है एनडीए का। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है, मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव में डालने की कोशिश है। अभी केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि माइंड गेम है, इसमें फंसना नहीं। आप भी क्या इस एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं इसको माइंड गेम समझ रहे हैं या आप मान रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये नतीजे ऐसे भी आ सकते हैं? देखिए, मैं टीवी चैनल का भी, टीवी चैनलों का जो करीब 15 चैनल थे उन सबका चीफ एडिटर रहा हूँ जी। मुझे पता है कि मैंने तमाम सारे एग्जिट पोल हमारे भी चैनल ने किए हैं जी। हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, इन्हें एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। आपने कल किया, मैं आपके पार्ट था, आपने बार बार इस बात को दोहराया, ये फाइनल कोई नहीं है जी, ये बिल्कुल। एक एआई के आधार पर अनुमान है। और जी बिल्कुल अनुमान। हाँ, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि तो एक अनुमान आप है। एक अनुमान निकालते हैं तो ठीक है। ये टीवी चैनल्स का देखिए हमारा धंधा है, हम उस धंधे के तहत एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फिगर निकाल के लाएं। हमने निकालने की कोशिश की, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो जी। तो इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं। निश्चित रूप से जो जीतता दिखेगा वो कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, यही होने वाला है और शायद यही अंतिम नतीजा है। और दूसरा यदि आप कहेंगे तो दूसरा पक्ष जो हारता दिखेगा वो कहेगा नहीं ये गलत है। कई बार ये सही भी निकले, कई बार गलत। उदाहरण भी है, जैसे हिमाचल का चुनाव हो रहा था, मुझे याद है तमाम सारे चैनल्स जो है 25 सीट से ऊपर नहीं कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन वो 40 सीट आई। इसी तरह कर्नाटक का हो, दूसरे और हो, और इसी तरीके से ये भी चीज कहेंगे कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस और दूसरे सोच रहे थे हम जीत रहे हैं, वहां वो हार रहे थे। तो नहीं अजय जी देखिए, आप भी टेलीविजन के पुराने पत्रकार रहे हुए और मैं भी टीवी में ही काम करता हूं और हमारे साथ जो वरिष्ठ सहयोगी है वो उन सब ने भी देखा है। हम लोग जब ये करते हैं तो होता क्या है कि चैनलों की राय कई बार अलग अलग आती है। कुछ चैनल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा हुआ, किसी में कम, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें गुंजाइश जो है 10%, 20%, 30% का हो सकता है। मगर अब की बार का जो एग्जिट पोल है वो अपने आप में थोड़ा अलग मैं मान रहा हूँ, जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जिट पोल कहानी लगभग एक जैसी बता रहे हैं। ऐसे में आप इसमें से कितना परसेंट आपको लगता है कि गलत हो सकता है? अगर परसेंटेज की बात करिए, 350 सीट से आप कितना कहेंगे? 200, 250, 300 कहाँ जा सकता है फिगर? मैं जितना घूमा हूं और जितना मैंने जमीनी तौर पे देखा है, मैं इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हम फिर बैठेंगे, हो सकता है मैं भी गलत साबित हूं, हो सकता है मैं सही साबित हूं। तो मैं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान नहीं हैं जी बिल्कुल। तो सीधी सी बात है। लेकिन मेरा मानना है, मैं एक उदाहरण देता हूं इस डिबेट पे, चूंकि हमारे साथ में बैठे हुए हैं एक साथी जो 2014 में जब इंडिया न्यूज में हमने संपादकों का एक किया था और उसमें वो भी हमारे साथ थे, दीपक चौरसिया ने किया था कि 16 वरिष्ठ पत्रकारों का, और उसमें मैं इकलौता पत्रकार था जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस समय 272 से अधिक सीटें आने की बात कही थी। इस बार कितना कह रहे हैं आप, ये बताइए। जो बीत गए उसको छोड़ देते, अब की बार बताइए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी समझ से जो मैक्सिमम जा सकती है वो 225 सीटें जा सकती है, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। अच्छा चलिए, अब देश जी से आपने सीट दे दिया ना। चाहता हूं, लेकिन मैंने फिर कहा, और एनडीए का भी आंकड़ा बता दीजिए अजय जी के साथ। 225 आपने बीजेपी को कहा, एनडीए भी बताइए। 225 मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं। एनडीए गठबंधन को यदि मैं अधिकतम ले जाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा ले जाने के बाद भी मैं 260 के ऊपर नहीं जाता। मतलब सरकार नहीं बन रही है? नहीं बनती। ठीक है। अवधेश जी,
इन्होंने तो सरकार खारिज कर दिया एग्जिट पोल को, सारे इन्होंने कह दिया कि ये ठीक नहीं साबित होंगे। अवधेश भी उस चर्चा में मेरे साथ थे 2014 में, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। चलिए अवधेश जी, आप अपनी राय बताइए, बीजेपी कहां तक जाके रुकने वाली है और एनडीए कहां तक जाएगा? नहीं, मैं उन पर अजय जी पर टिप्पणी करूं उसके बेहतर। देखिए, जो एग्जिट पोल हैं वो ज्यादातर ट्रेंड बता देते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट सीटें उतनी ही होंगी, लेकिन कौन पार्टी जीत रही है कौन हार रही है ये स्पष्ट कर देते हैं। ओपिनियन पोल मतदान के काफी पहले होता है और मतदान करते करते अगर मतदाताओं का मन बदला तो उसमें वेरिएशन आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल अगर सही तरीके से ईमानदारी से किया जाए तो निश्चित रूप से वो चुनाव परिणाम के निकट सीटें न पहुंची, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को सही बता देता है क्या होने वाला है। इस बार के बारे में तो आपका क्या ओपिनियन है? 2014 में भी जब, देखिए मैं बता रहा हूं ना, तो पहले ये बात तो कर दूं, लोग सीटों पर कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिला करके अगर सीटों के हिसाब से देखें तो 320 से 350-60 के बीच में सीटें आनी चाहिए। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिससे मैं ये मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 के पीछे चली जाएगी। आखिर सारी स्थितियां तो देखनी पड़ेगी ना कि किन परिस्थितियों में 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में मत दिया था और बहुमत प्रदान किया बीजेपी को, किन परिस्थितियों में 2019 में उसको और सुदृढ़ किया, ज्यादा बहुमत दिया। क्या वो सारी परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या देश की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़कर विपक्ष को सत्ता में लाने का निर्णय देश की जनता कर दे? तो वो स्थिति नहीं थी। अब जो लोग सोशल मीडिया और बाकी माध्यम से एक माहौल बना रहे थे, सब कुछ दिखते हुए भी देश के विपक्ष ने और विपक्ष का समर्थन करने वाले भाजपा विरोधी जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, वो न 2014 में बदले हुए भारत को समझ सके, न 2019 में समझ सके हैं, न आज समझने को तैयार है कि ये बदला हुआ भारत पीछे लौटने को तैयार नहीं है। विपक्ष उनको पीछे लौटाने के लिए ले जा रहा था कि अब 2014 के पीछे चलो। देश उससे आगे निकल चुका है। हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना के आधार पर और उसके आधार पर जो सामाजिक न्याय का काम समाज के निचले वर्गों तक हुआ है, दुनिया भर में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसका प्रभाव बढ़ा है, वो सब ऐसी स्थितियां हैं जिसमें देश पीछे नहीं जाना चाहता है। प्रेम कुमार जी, रामकृपाल जी के पास मैं आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं देश बहुत आगे निकल गया है और कांग्रेस कह रही है कि मनोवैज्ञानिक गेम है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि माइंड गेम है, और एग्जिट पोल के जो नंबर्स है वो तो एब्सोल्यूट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे है। और रामकृपाल जी का कहना ये है कि ये नंबर बहुत कुछ वही बता रहा है जो हम सब पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। आपका टेक क्या है? ये क्या मनोवैज्ञानिक गेम है या फिर आप इस नंबर पे यकीन करने वाले हैं? देखिए, हम तो अवधेश कुमार जी से ही आगे बढ़ते हैं। अवधेश कुमार जी परिमाण को नहीं मान रहे हैं, दिशा को मान रहे हैं। वो दिशा मान रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं सारे एग्जिट पोल की बीजेपी जीत रही है, तो उसको वो मान रहे हैं और परिमाण से सहमत नहीं है। सबको 350 से ऊपर 400 दिला रहे हैं, ये कह रहे हैं 350 से कम आए, तो ये भी सहमत नहीं है एग्जिट पोल से। ये यहां से मैं शुरू करता हूं। और उसके बाद एग्जिट पोल की जो बात है, एग्जिट पोल दो तरह से पूरे देश में भाई, हर स्टेट में भी वहां के लोगों ने किया है, पत्रकारों ने किया है। अब देश की मुख्य धारा की दिल्ली वाली, नोएडा वाली जो मीडिया है उन्होंने भी किया है। और नोएडा वाली जो मीडिया है, दिल्ली वाली जो मीडिया है, इस मीडिया ने ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक एक ही बात कही है, लेकिन फर्क तब किया जब उन्होंने चुनाव के 5वें 6ठे चरण में, जब उनके पास आंकड़े आने लगे होंगे, डेफिनेटली हर चरण के बाद एग्जिट पोल होता है, तो उनके पास आंकड़े थे, तब वो कह रहे थे यूपी में तो चुनाव फंस गया है यशवंत देशमुख। तब संजय कुमार कह रहे थे कि दो तरह की तरंगे होती हैं, एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक तरंग एनडीए के पक्ष में, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 2019 वाला माहौल नहीं है, इसलिए 300 का तो सवाल ही नहीं उठता। 400 को नरेंद्र मोदी जी खारिज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि किसी तरीके से सरकार के नंबर आ सकते हैं। संजय कुमार जी का वर्जन होता, तो उसी तरह से गुप्ता जी का भी वर्जन।
आया। हम लोग दुनिया में दूसरे लोगों ने जो कहा उसकी बात नहीं करते हैं, अपनी बात पे लौट आते हैं कि हमने क्या कहा था नहीं, और नहीं, क्या नहीं। देख रहे हैं। जी, आपने सवाल देखिए, किया, सुनिए प्रेम जी, आपको नाम से आपत्ति लग रही है, लेकिन मैं देखिए ये वो टीवी चैनल के लोग नहीं है, ध्यान रखिए। नहीं ठीक ये है, बात भी बोलना जरूरी नहीं है। सुनिए ना, इसलिए टीवी कह रहा हूँ। चैनल, मुझे प्रेम जी, बोलने दीजिए प्लीज, मैं थोड़ी उस मर्यादा को समझता हूँ जहां आप टोक रहे हैं। ठीक है, मैं ठीक है, समझता हूँ। ठीक है, देखिए, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी चैनल का अपना कोई एग्जिट पोल नहीं है, वो सर्वेयर्स पर डिपेंड करते हैं और सर्वेयर्स को अपना ब्रांड नाम देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी देते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी देके सर्वेयर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। ज्यादातर सर्वे का ये हाल है, जबकि सर्वेयर जो है उनका अपना एक नेचर है, कैरेक्टर है। सुनिए ना, तो आपकी बात को मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने दो तरह से कहा, आपने एक बार जिक्र किया कि नोएडा की मीडिया और एक आपने स्थानीय क्षेत्रीय या राज्य स्तर के लोगों के भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल या उनकी संख्या की बात की, और आपकी बात से जो ध्वनि निकल रही है वो कहने का मतलब ये है कि नोएडा में जो बैठी हुई मीडिया है, नोएडा दिल्ली में, वो मोदी जी को जिताने में लगी हुई है नंबरों के आधार पर, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, करना महाराष्ट्र तो की आप मीडिया, चलिए तो ठीक है, मैं कर्नाटक की मीडिया, तेलंगाना, आंध्र की मीडिया, सब डिफरेंट एग्जिट पोल दे, और उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ नोएडा दिल्ली की मीडिया की नहीं, हो रही। प्रेम जी, ये आपको अन्याय नहीं है क्या? प्रेम जी, इस कहा पे जा रहा है कि सारे कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रहे हैं, सारे नहीं कह रहे, बटे हुए हैं लोग। लेकिन उस बात मेरे को पास बता तो कौन देखिए रहा है? प्रेम जी, बताए। मेरे पास तो ये देखिए, मैंने पोल्स ऑफ पोल लेके बैठा हुआ हूँ। एबीपी न्यूज, सी वोटर, इंडिया टुडे, एक्सिस न्यूज 24 टुडे, चाणक्य टाइम्स नाउ, ईटीजी, इंडिया टीवी, सीएनएक्स, इंडिया न्यूज, डी डायनामिक्स, रिपब्लिक, वही तो कह रहा हूं जन की बात, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी, ये सारे बड़े मीडिया सब संस्थान ये हैं। वही मीडिया है, सब वही मीडिया है जिसको बहुत सारे लोगों ने गोदी बोल करके परिभाषित किया। आप इसको खुल्लम खुल्ला सुनिए, उनकी वही भाषा रही है, वही बात रही। प्रेम जी, सुनिए प्रेम जी, आप अपने हिसाब से नंबर दीजिए। नहीं, ये देखिए, नहीं, लेकिन ये आपत्तिजनक है कि सबको गोडी मीडिया कह के और उसको नकार। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपत्तिजनक नहीं, क्या नहीं, ये आप ही के पास सारा ज्ञान है, आप ही नहीं, आप ही ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि सारे को आप खारिज कर दे अकेले बैठ के गोदी मीडिया। जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, क्या महाराष्ट्र की मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है जो महाराष्ट्र के बारे में सर्वेक्षण करे? क्या तेलंगाना, कर्नाटक की मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है जो वहां से सर्वेक्षण करे? अरे सर, अभय जी, प्रेम जी को मैं जवाब देता हूँ। प्रेम जी सुनिए, एजेंडा चलाते रहेंगे। प्रेम जी सुनिए, एग्जिट पोल पे अभय जी मुझे प्रेम जी को बताने दीजिए। एग्जिट पोल पे आप यकीन करें ना करें, ओपिनियन पोल पे यकीन करें ना करें, वो अलग चीज है। लेकिन जब भी कोई एजेंसी या जब भी कोई करने वाला काम करता है संस्थान उसके लिए, और या हमारे साथ, हमारे जैसे किसी और टेलीविजन चैनल के, तो हम इस बात को जरूर और जरूर से देखना चाहते हैं कि उसने हर जगह का, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के डेटा उसमें हो। उसमें कहीं से ऐसा नहीं होता कि किसी की डेटा को आप छोड़ देंगे। और हमने जो ये एआई के जरिए किया है, ये तो मानव रहित है, ये तो कंप्यूटर और बाकी जो सोशल मीडिया और इन चीज़ों से है उसके बेसिस पे निकाला हुआ है। तो इसीलिए इस पे अगर आप ये कह रहे हैं ना कि नोएडा और दिल्ली में बैठी हुई मीडिया मोदी को जिताने में लगी हुई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित। सहमति आपका अधिकार है। जी, तो वही कह रही है, पूर्वाग्रह कह सकता हूँ मैं। इंतजार करते हैं 4 तारीख का। पूर्वाग्रह कहेंगे तो मैं भी पलट कर कह सकता हूँ। नहीं, मैं तो अगर आप सबको कहेंगे तो आप मुझे कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बयान को मैं पूर्वाग्रह, क्योंकि सारी मीडिया को अगर आप कहेंगे जिताने में लगे हुए तो कैसे होगा? नहीं, सारी मीडिया का प्रिंट देखिए, पैटर्न, जैसे आप सर्वेक्षण का पैटर्न दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का, मैं उन सारे एग्जिट पोल का पैटर्न दिखा रहा हूँ। इन लोगों को देखिए, आप बताइए, मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। सुनिए प्रेम जी, कर्नाटक में एक मीडिया ने 60% वोट दिया। अरे भाई, देश का जो ट्रेंड है वही ना सर्वे में आएगा। वो बोलने दीजिए थोड़ा सा। जो मतदाता मतदान करके निकलते हैं, आखिर उनसे पूछ के एग्जिट पोल होता है। थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। देखिए, 60% वोट बीजेपी को कर्नाटक में मिलता हुआ एक एग्जिट पोल ने दिखलाया। अब 60% वोट दिखाया और इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीट भी दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर 60 मिल गया, 60% वोट, इंडिया गठबंधन को 0 कर दो भाई। कोई जरूरत नहीं है, 60% के बाद किसी को कभी वोट मिला है?
राजस्थान देखिए, गुजरात देखिए, सब 57-56% में विपक्ष साफ हो जाता है, पूरी की पूरी सीट एक पार्टी की आ जाती है। 60% वोट कर्नाटक में दे करके और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें आएंगी। प्रेम जी सुनिए ना, आप प्रेम जी आप संख्या बताइए आपके हिसाब से। चलिए मैं मान लेता हूँ जो एग्जिट पोल है ये तो हमारे अनुमान है, आपका अनुमान क्या है? उसके बाद मैं रामकृपाल जी के पास जाना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा अनुमान पूरे एनडीए का 204 सीटों का है। 204 पूरे एनडीए का, मतलब 50% आपने कट किया। मतलब हमारे एग्जिट पोल में जो नंबर्स हैं उसका लगभग आपने 50% कम। अब आपके एग्जिट पोल पर मैं एक दो बात सिर्फ बोलना चाहता हूं। हाँ बोलिए प्लीज। पहली बार एआई के जरिए ये हुआ है एग्जिट पोल। हमारी शुभकामना है कि वो एस्टैब्लिश हो, ये पद्धति विकसित हो जी। लेकिन इसकी आलोचनात्मक पहलू इसका ये है कि इसमें हिंदुस्तान का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बटा हुआ रहता है। उसको एआई पकड़ने की क्षमता विकसित कर किया है कि नहीं किया है, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करते हैं। मैं रामकृपाल जी की तरफ। रामकृपाल जी, इस बार का जो चुनाव है इसमें देखिए, मैं जैसे प्रेम जी से बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, जो बौद्धिक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक अलग क्लास है, उनकी एक अलग सोच है और उनके हिसाब से नंबर अलग है। और जो हमारे जैसे चैनल जो दूसरे भी हैं वो जो लेके आए उसको मैं कहूँगा मास वाला है, वो तो जनता के बीच लोगों की राय क्या है। इस बार का चुनाव, इस बार के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि मासेस वर्सेस क्लासेस का जो ओपिनियन है उसी के बेसिस पे होने वाला है? देखिए, मेरे 72 साल की मेरी उम्र हो गई है और इसमें से अगर आप समझ लें कि तो करीब 50-55 साल से मैं चुनाव को नज़दीक से देख रहा हूँ जी, 5 दशक से ज़्यादा। और इस देश में भी जैसे एक साधारण इंसान की तरह मैंने भी इसको देखा है जी। लेकिन मैंने किसी भी चुनाव में एक जो इस बार एक डिवीज़न मैंने देखा वो ऐसा कभी नहीं था। हो सकता है इसमें सोशल किस तरह का डिवीज़न? डिजिटल मीडिया का, जिसको आपने कहा क्लासेस एंड मासेस, उसको मैं यूं कहता हूं बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। मतलब बुद्धिजीवी वर्सेस श्रमजीवी। श्रमजीवी। बुद्धिजीवी जो है वो शुरू से ही इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। आप सोशल मीडिया को उठा करके देख लीजिए, सारा का सारा। और जो श्रमजीवी है वो मौन है। 4 तारीख को मैं देखूंगा। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में 36 का आंकड़ा है। और आज ही नहीं, हमेशा से यह रहा होता आया है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग जो फोरकास्ट करता है, इसके वोट से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीता जाता। अच्छा। और ये जो बातें बड़ी बड़ी करता है, मोदी धर्म के नाम पर, मोदी कर्म के नाम पर। मुझे 2 मिनट समय दें, सबने समय लिया, मैं बहुत कम समय ले रहा हूं। देखिए, मेहनत और अक्ल, बुद्धि और मेहनत की नकल नहीं होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी आज अगर सफल हैं तो उसका राज क्या है। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में रहा हूं, कस्बे में रहा हूं, आज शहर में रह रहा हूं। आप कल्पना कर लीजिए, पहले हम जब बचपन में थे या पढ़ रहे थे, हमारे लिए केंद्र का मतलब होता था 2 जगह, रेलगाड़ी और पोस्ट ऑफिस। बाकी जितनी भी चीजें थी, मेरे पिताजी को सुबह उठते ही साबिका क्या पड़ता था, लेखपाल, पटवारी, सिपाही, थाना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बहुत होता था तो स्टेट कैपिटल। कहीं भी हमें केंद्र नहीं दिखाई पड़ता था, राज्य था। आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है, केंद्र सरकार बैंक, जैम जिसको कहते हैं, जनधन अकाउंट के माध्यम से वो हर गरीब के घर में पहुंचा और मोदी पहुंचे, जनधन अकाउंट। उसके बाद आप देखिए, इज्जत घर के माध्यम से हर घर में पहुंचे। इसके बाद महिलाओं के नाम कभी भी संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, न मकान उनके नाम होता था, न खेत बाड़ी उनके नाम होते थे। महिलाओं को पहली बार उसके नाम पे मकान हुआ। तो इज्जत घर, बैंक का खाता, इज्जत घर से रसोई घर, और रसोई घर में राशन, सिलेंडर और जितनी चीजें हैं उसके नाम में। तो इस तरह से महिलाओं का जो साइलेंट वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है,
वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं बता रहा हूं आपको कैसे कैसे कहां से मोदी को हटाएंगे। मोदी उसके इज्जत घर में जब वो जाती है मोदी दिखाई पड़ते हैं, रसोई घर में मोदी दिखाई पड़ते हैं, सिलेंडर में मोदी दिखाई पड़ते हैं। और अभी बता दूं आपको, जमीन के नीचे ने जहां पांव रखती है जिस घर में, वो मोदी ने दिया है। और अब जो है छत पर सोलर पंप लगने, ये सोलर पैनल लगने जा रहा है। आज की तारीख में केंद्र जो है एक एक व्यक्ति के, एक एक गरीब के घर में वो घुसा हुआ है। 10 साल से उस आदमी ने जो मेहनत की है, आज उसका परिणाम है जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में आप देख रहे हैं। और 4 तारीख को 4 बजे, प्रेम जी मैं भी यहीं रहूंगा, मेरे भाई लोग यहीं रहेंगे, 4 बजे मैं फिर कहूंगा मोदी की ये जीत जमीनी हकीकत पर जो उस आदमी ने काम किया है, जिस तरह से वो एक एक आदमी के दिल में गया है, चाहे उससे नफरत करो या प्रेम करो, लेकिन मोदी को भूल नहीं सकते हो। चलिए, तो रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं अजय शुक्ला जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्सेस श्रमजीवी आप समझ लीजिए, और बुद्धिजीवी की जब बात हो रही है तो उसमें आपके जैसे, प्रेम कुमार जी जैसे, अवधेश जी जैसे, जिसमें रामकृपाल जी खुद भी अपने आप को शामिल करेंगे, इस तरह के लोग हैं जिनका मानना, या जिनके लिए कह लीजिए कि उनके हिसाब से इंडिया अलायंस को थोड़ी बढ़त है, या ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में आएगी। लेकिन जो श्रमजीवी की बात कर रहे हैं, उसको आप लाभार्थी कह लीजिए, श्रमजीवी कह लीजिए, कह रहे कि वो मौन है, यानी वो साइलेंट वोटर है, और मौन में बहुत ताकत होती है, और वही ताकत, उसी का शोर जो है, शायद ये नंबर है। आपको लगता है कि ये मौन जो है, जो श्रमजीवी वर्ग है, वही मोदी को जिता रहा है, और उसी का ये नंबर जो है, उसी का एक तरह से इंडिकेटर कह लीजिए, परिणाम है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो श्रमजीवी वर्ग है वही डिसाइड कर रहा है, हम नहीं डिसाइड करते हैं। हम तो एक ओपिनियन बताते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वास्तव में श्रमजीवी ही बता रहा, जब कोरोना के दौरान चलते हुए वो मरा है, वो तड़पा है, उसकी नौकरी गई है, कारोबार छूटा है, बेरोजगारी आई है, वो बता रहा है। वो बता रहा है कि जब तमाम जो 50 लाख लोग मर गए कोविड में, वो बता रहे हैं लाशों के लिए मैंने सिफारिश की है, भैया फोन कर दीजिए कि वो थोड़ा जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए। सुनिए, मैं ये स्थिति सुनिए अजय जी इस पे बीच में मैं रोकूंगा, 1 सेकंड सुनिए, मैं फिर बोलने का मौका दूंगा। कोविड जब अपने बिल्कुल पीक पे था, और उसके ठीक बाद यूपी के चुनाव हुए थे, और जब यूपी के चुनाव हुए, मुझे याद है चारों तरफ से इस बात को लेकर था कि कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक नदी के किनारे सिर्फ लाशें तैर रही हैं, और यही कहा गया कि कोविड का मैनेजमेंट बिल्कुल फेल रहा। और इवन सच बता रहा हूं, जो बीजेपी के भी कई नेताओं से जब हमारी बात होती थी, तो उनके मन के अंदर भी डर था कि क्या वाकई जनता परेशान होकर और सत्ता से बेदखल तो नहीं कर देगी। लेकिन जब नतीजे आए, जी अभी आ रहा हूं सर, लेकिन जब नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे, बीजेपी को पहले से भी ज्यादा बहुमत मिली। एक लाइन जी आप ऐड कर नहीं, रामकृपाल जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी एक मिनट, एक लाइन अजय जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 सेकंड दीजिए, आपके पास एक लाइन। जी हमें याददाश्त थोड़ा सा ताजा रखनी चाहिए, 10 साल ही हुए हैं। याद कीजिए 2017 के पहले नोटबंदी हुई थी, 16 कहा गया था 16 में नोटबंदी हुई थी, 17 में इलेक्शन था, और 17 में यूपी के इलेक्शन को कहा गया कि ये नोटबंदी पे रेफरेंडम है। याद है? जी बिल्कुल। बनारस में मोदी का जो रोड शो था, उसको कहा गया कि ये सिर्फ एक लाइन का रेफरेंडम है, नोटबंदी पर सरकार जाएगी। जीत गए मोदी जी। फिर कहा गया कि ये जो 2022 कोविड, 2019 में कहा गया कि ये भलाना है और ढकाना है, यही नहीं, उसके बाद आंदोलन भी हुआ किसानों का, तब कहा गया कि कोविड और प्लस ये आंदोलन साफ है एकदम। 2022 का नतीजा देख लीजिए, यही मोदी हैं उस समय जो इन्होंने किया, लोगों ने ये याद रखा, लाशें जरूर गई, लेकिन उन्होंने जो पोलिंग भी उस टाइम पर हुआ था 2000, आपको याद होगा, कोविड चल ही रहा था, कलकत्ता से लेके यूपी तक। बिल्कुल। मैं एक और बात कर रहा हूं, राशन ये 2019 के बाद का ही था, और जिसके घर में जो काम नहीं कर सकता, जो बेरोजगार था, उसके घर में अनाज पहुंचा। जो सिर्फ अनाज के लिए मेहनत करता था, खेतों में काम करता था, उसके घर में गया। और कहा जाता है कि दुख में जिसने अनाज दिया वो भगवान का रूप होता है। और इसके नतीजे मैं नहीं कर रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा हूं,
2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का प्रमाण है कि पूरा का पूरा ओबीसी का बहुत बड़ा तबका, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आप सोच लीजिए 80% का स्ट्राइक रेट हो सीट का। ये तभी संभव है जब क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता इससे उठ करके जनता वोट देती है, तब जाके इस 80% का जी स्ट्राइक रेट जी आता अजय है। जी, अब आप रखिए अपनी बात। मैं वही कह रहा हूं कि जो चीजें रामकृपाल जी गिना रहे हैं ये बुद्धिजीवियों की बात थी जो 2017 की बता रहे हैं नोटबंदी की, लेकिन उस समय आम पब्लिक जो मेन जो गरीब तबका था वो इस बात के लिए खुश था। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, मुझे याद है कि लोग ये कह रहे थे जो गरीब तबका था कि हम बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे, अच्छा, हम ये हो जाएंगे, ये बड़े लोग ऐसे हो जाएंगे, उसके अंदर खुशी थी। लेकिन आज वो खुशी नहीं है, क्यों? वो बेरोजगारी झेल रहा है। आज उसके अंदर खुशी नहीं है, किस बात को क्योंकि लेके? वो वो भी भुखमरी की बताइए। हालत में है। आज वो खुशी नहीं है। अब तो लेकिन क्योंकि उनके घर में अनाज आज पहुंच रहा है, तो तमाम भुखमरी की सारे हालत कहाँ ऐसे से आ संकट गई? खड़े हैं मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ उसे वो ये लगता नहीं है है कि उसमें। बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है रामकृपाल जी वो स्वांतः सुखाए की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए शायद वो उसको देख रहे हैं। मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं खेती भी बाड़ी का है हमारा पुराना, आज भी गांव जाता हूं, चूंकि पिताजी अब नहीं देख पाते हैं तो मुझे ही देखना पड़ता है बड़ा भाई होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में जमीनी तौर पे जब देखता हूं तो उस दर्द को भी देखता हूं, किसानों का दर्द सामने है, और जो दर्द देखता हूं वो कहता है बटाईदार कि भैया ये बार इतने खेत बिकाए, खेत नहीं मिल रहा है। तो उस समय हमारे पास स्थिति नहीं होती, हम कहते चलो यार तुम अपना निकाल लो, जो बचे तो दे देना, नहीं तो फिर देख लेंगे। तो यह दशा होगी तो आप सोचिए जिस तरह बर्बादी में लाया गया है वो दर्द है। उस दर्द चलिए से आपकी आज इनकी पीड़ित बात का है, जवाब उसका लेते हैं, जवाब ब्रेक ले वोट लेते हैं से उसके दे बाद। रहा बस है। एक लाइन और, ठीक है, ठीक है, एक चलिए। लाइन और। हाँ। मैं अभी भी गांव मुझे गया लगता था, है- मैं गांव में मुझे मकान, लगता है कि यदि सिर्फ अजय जी। रामकृपाल जी की बात सुननी है नहीं, तो नहीं, बात नहीं। अलग है। अरे भैया, नहीं मैं तो मुझे लगता है बाकी लोगों की भी सुनिए, सुनी गांव की लीजिए। बात आपने तो की है, कुछ कहना चाह रहे हैं मैं गांव केवल के बारे गांव की में? बात कर रहा हूँ। मैं भी गांव में रहता हूँ, अभी मैं गांव में मकान बनवा रहा हूँ। मैं गया था और बाकायदा वहां रह करके मेरे पास वो लड़का आया जो लेबर है, कह रहा है बाबूजी कुछ आगे का भी पैसा दे दीजिए। मैंने कहा क्या होगा, क्या करोगे? बोला बर्थडे है, बर्थडे है। सर आजकल अपने गांव का में नाम भी एक बता शुरू हो गया दीजिए, है। गांव जिला का नाम भी बर्थडे, बता दीजिए। बर्थडे, बर्थडे। भाई साहब सुन लीजिए, जो मजदूर पहले सिर्फ इसलिए मजदूरी करता था कि शाम को उसकी बीबी लकड़ी बटोरने जाती थी, और वो शाम को इसलिए कि आज अनाज आ जाए, पेट भरे। अब वो कहता है अनाज मोदी जी दे रहे हैं, हमको अपने बेटे का बर्थडे मनाना है। मेरे गांव के पीछे केवट की आबादी है, केवटों की। रोज जाइए, वहां डीजे बजता है और बर्थडे मना रहे हैं। जो मोदी ने कहा कि हम इसलिए राशन दे रहे हैं कि वो पैसा अपने बेटे की दवा पे खर्च कर सके, ठीक सर। अपने बेटे के लिए कपड़े लाए, अपने घर में बर्थडे मनाए। ये है मेरा सर गांव, बहुत पिछड़ा हुआ गांव अभी है मुझे भाई रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आप अपने गांव का नाम बता दीजिए। मेरा हमारे गांव दर्शकों का नाम गौड़ा परिवारी, पोस्ट ऑफिस बंदीपुर, जिला अंबेडकर नगर, और कहिए तो उसके बगल का अगर का बता दूं जलालपुर है, बगल में टांडा है। ठीक है। और मैं अपनी उम्र, मैं इंटरमीडिएट तक गांव में पढ़ा हूं।